बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी तरह मुश्किल से ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त लाहौर में रह रहे हैं, वैसे तो ओवरऑल मुल्क भर के अंदर जो बारिशें हो रही हैं ख़तरनाक हद तक हो रही हैं। और फिर ज़ाहिर है आज भी जब हम सुबह इनफैक्ट रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे काफ़ी जो पानी है वो भी खड़ा था और अभी मुसलसल बारिश हो रही है। लाहौर समेत जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की जहाँ हम बात कर रहे हैं, बारिशों का सिलसिला जारी है और ये जो तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, इससे नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आए हैं। कई इलाकों में बिजली भी मुनक़ता हुई है और उसके साथ साथ फीडर स्ट्रिप की हैं। लाहौर में भी सबसे ज़्यादा बारिश जो लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में बात करने से पहले मैं ज़रा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करूँगी, जिसमें क्लाउड बर्स्ट से जो तबाही हुई है वो मनाजिर बड़े दिल खराश थे जी। सियाज आपको कल भी हम इनफैक्ट इस हवाले से बात कर रहे थे कि जो टूरिस्ट स्पॉट है बाबूसर, वहाँ पर जो सूरत हाल बनी वो बहुत ख़तरनाक थी और उसमें कई सियाह जो हैं वो लापता है, 20 के करीब लापता हुए हैं। 5 लाशें बरामद की गई हैं। लैंड स्लाइडिंग है, 15 गाड़ियाँ, 4 पुल, फिर होटल, स्कूल, पुलिस चौकियाँ, शाहराहें, ये सब इफ़ेक्ट हुई हैं और 50 से ज़ायद जो मकान हैं वो तबाह हुए हैं। जो आप मनाजिर देख रहे हैं या कराक्रम हाईवे है और उसके मनाजिर हैं, एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इस मौसम के अंदर कहीं भी ट्रैवल करने का, तो प्लीज़ ज़रूर अवॉइड करें इस चीज़ को, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोन हैं इन बारिशों के हवाले से। दियामीर में भी जी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 200 से ज़ायद सियाह महफूज मकाम पर मुंतकिल हैं, लेकिन 20 सियाह भी लापता हैं। फिर हम अगर रावलपिंडी का रुख करें, इस्लामाबाद का रुख करें, तो वहाँ पर भी कल बड़ा एक दिलखराश वाक़या आया, जिसमें एक जो गाड़ी है वो बह गई, जिसमें वालिद एक कर्नल साहब थे और उनकी साहबजादी थी। उनके हवाले से भी उनकी तलाश जारी है। गाड़ी का जो बम्पर है या दीगर चीज़ें हैं वो मिली हैं, लेकिन बाकी अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। ये सारी जो मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल है, हम इस पर बात तो करें, लेकिन सबसे पहले हम ज़रा गिलगित का रुख करते हैं, जहाँ से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ताहिर राना। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान में हमने जो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना देखा, इस पे जो तबाहियाँ हुई हैं, कराक्रम से लेकर फिर बाबूसर टॉप, ये सारी जगह इफेक्ट हुई हैं और अभी तक 20 से लापता हैं। क्या अपडेट है जी रेस्क्यू कार्रवाइयों के हवाले से भी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इस साल तो अजीब ये हो गया है कि पहले तो ये नालाजात में ग्लोफ इवेंट्स होते थे, ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट होता था, लेकिन अब ये क्लाउड बर्स्ट का जो नया फिनोमेना आया है, की वजह से ये पता नहीं चल रहा कि किस जगह कब और कैसे सैलाब आएगा, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट किसी भी पहाड़ के ऊपर होगा और उसके नीचे जो भी आबादी है या जो भी लोग हैं वो उससे मुतासिर होंगे। यहाँ बताता चलूं कि अब तक जो है 5 लाशें बरामद कर ली गई हैं और उनकी तस्दीक भी हुई है, जबकि 3 लापता अफराद की भी सरकारी सतह पे तस्दीक हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इब्तदाई तौर पर तो मुकामी लोगों ने वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया। दियामर के जो थक मियाट का जो इलाका है, बाबूसर से नीचे उतरते हुए, उस इलाके में तकरीबन कोई 8 किलोमीटर का फासला जो है वो इस मडी क्लो के ज़ेर असर रहा। बहुत सारी गाड़ियां बह गई, बहुत ही ज्यादा एक ह्यू एंड क्राई था और लोग आज भी, बल्कि जब इन्हें मुख्तलिफ मकामात से कलेक्ट किया गया और महफूज मुकाम मुंतकिल किया, तो एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे जैसे वो पहली दफा मिल रहे हो, काफी अरसे बाद मिल रहे हो। मतलब एक मनाजिर ऐसे थे कि वहाँ पे दिल दहला देने वाले थे और बहुत ही गमगीन मनाजिर थे। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा ताहिर साहब, अब ये वो इलाके हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, क्या कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी कि यहाँ पे सियाह ना आए या उनको मना किया जाता? क्योंकि इस वेदर के अंदर जब हम ऑलरेडी शहरों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, इतनी तबाहियाँ मच रही हैं, तो ये इलाके तो वही आपने जैसे कहा कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है, दीगर मसले हैं, वहाँ पर लोगों को मना किया जाना नहीं ज़रूरी था? जी पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी इस हवाले से और मैंने यही आपसे कहा था कि यहाँ पे एक तो टूरिस्ट को सड़कों के हवाले से कोई मालूमात नहीं होती, फिर साथ साथ मौसमी हालात का नहीं पता होता।
एडवाइजरी तो जारी होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, लेकिन वो लोकल सतह पे, उसकी नेशनल सतह पे कोई कैंपेन नहीं होती। एक दूसरा जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं या एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन डेस्क ऐसा कायम नहीं है जिसके जरिए लोगों को ये बताया जा सके कि इन हालात में आप आगे नहीं जा सकते। अगर आप मौजूदा सूरत हाल को देखें तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। ये सिर्फ ब्यामर में नहीं है, गो कि ब्यामर में चूंकि इंसानी कीमती जानें ज़ाया हुई है इसलिए वो हाईलाइट है, लेकिन गिजर समेत हुंजा में, गिजर में, गिलगित में, शरोट शिक्योट में कल भी दनियोर नाले में तुबियानी से कई घर ज़ेर आब आ चुके हैं। अच्छा, इसी तरह ब्यामर में थोर का इलाका है, वहाँ पे कल दोबारा से सैलाब आया। मतलब ये जुलाई और अगस्त का जो महीना है ये गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी महीने होते हैं, और पता है सबको कि जुलाई और अगस्त में गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब आते हैं। तो ऐसे में दो काम करने के थे। एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कहाँ लगे हैं, कब लगे हैं, और उनका क्या फंक्शन है वो पता नहीं चल रहा कि आप प्रिकॉशनरी मेयर्स का क्या ले रहे हैं, आप एहतियाती तदाबीर क्या कर रहे हैं, आप इन सैलाबों के से पहले तैयारी कैसी कर रहे हैं। अब GBDMA का इदारा है या दीगर इदारे हैं, माजरत के साथ हुकूमत का तो कोई सिर्फ बयानबाजी है, मीडिया पे आते हैं और खबरें देते हैं, वो भी साफी बन गए हैं। काम प्रैक्टिकली नीचे मुकामी लोग कर रहे हैं, रेस्क्यू 1122 कर रहा है, पाक आर्मी कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी हद तक वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, मशीनरी लग चुकी है, खैरा करकरुम को छोटी गाड़ियों के लिए बहाल किया गया है। बाबूसर वाली रोड अभी भी बंद है क्योंकि 20 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से बंद है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप बरवकत इतला भी देते, और मैंने खुद 2-3 मेरे दोस्तों को मैंने मूवमेंट से मना कर दिया, मैंने कहा आप ना निकले जब तक आप ये मालूम ना करें कि हालात कैसे हैं, मौसम कैसा है, आया बारिशें अभी रुक गई है या आमदा दिनों में बारिशें हैं। आप इन सारी चीजों को देख के आप सफर करें, वरना इन इलाकों में इन महीनों में मैं तो सफर करना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। और वही बात है कि अगर इंतजामिया नहीं अर्ली वार्निंग्स दे रही तो आप अपने तौर पे एहतियात करें। ताहिर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त डॉक्टर ज़ैनब नई भी हमें ज्वाइन करी है, माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे बात करने से पहले डॉक्टर ज़ैनब, मैं ज़रूर उस्मान मुगल जो कि हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा हम इस्लामाबाद से भी कर लेते हैं और फिर मैं क्लाउड बर्स्ट और इस फिनोमिना और इसके फैक्टर्स पे आपसे ज़रूर ओपिनियन लूँगी। उस्मान, मुझे बताइएगा, कल भी एक वाक़या हमने देखा और इससे पहले भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो बारिशों ने तबाही मचाई है वो मनाजिर भी बड़े खौफनाक थे। इस वक्त क्या सूरत हाल है? और जो हम एक गाड़ी के बहने का जिक्र कर रहे हैं और उसके अलावा भी खासा डैमेज हुआ है जुड़मा शहरों में। जी बहुत शुक्रिया। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ होने वाली जो बारिश थी उसने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल थल जो है वो एक किया है। कई नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं। बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी जो है वो देखी गई है। रावलपिंडी का जो नाला लई है, नाला लई में ग्वालमंडी के मुकाम पर पानी की जो सतह है वो 9 फीट तक, जबकि कटारियाँ के मुकाम पर 7 फीट तक पानी की सतह जो है वो बुलंद हुई है। रावलपिंडी के अंदर जो है वो कल दमयाल के बरसाती नाले में मोटरसाइकिल सवार डूबा था, जिसको रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो उसे ज़िंदा हालत में जो है वो तलाश कर लिया गया था, लेकिन उसकी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसी तरह अगर जुड़वा शहर जो इस्लामाबाद है, अगर उसकी बात की जाए तो कम सिन बच्ची समेत जो है वो 4 अफराद बरसाती नाले की खौफनाक मौजों की नज़र हुए हैं। और कम सिन बच्ची जो है वो थाना खन्ना के इलाके में बरसाती नाले में बह गई थी, जिसकी तलाश का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है। जबकि थाना हुमक के बरसाती नाले में डूबने वाला जो 17 साला नौजवान हामिद था, उसकी लाश गुज़श्ता रोज़ जो है वो निकाल ली गई थी। इसी तरह जो इस्लामाबाद की एक बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके फ़ेज़ 5 के अंदर बड़ा बरसाती नाला जो है वो उसमें शदीद तुग़यानी थी, और उसमें एक रिटायर्ड कर्नल इसाक काजी जो है वो अपनी बेटी के हमरा कार में सवार होकर जो है वो घर से निकले थे, और देखते ही देखते बरसाती नाले की जो मौजें थी उनकी नज़र हुए, और गाड़ी से वो हाथ निकाल कर लोगों को आवाज़ें देते रहे, मदद की अपील करते रहे, लेकिन पानी का बहाव तेज़ होने पर कोई भी उनकी मदद को नहीं आया, और गाड़ी जो है वो कल से लापता है।
दोनों बाप बेटी की तलाश के लिए ऑपरेशन जो है वो गुज़श्ता रोज़ जारी रहा। रात के अंधेरे में भी इस ऑपरेशन को जारी रखने का फैसला किया गया था और अलग सुबह से ये ऑपरेशन जो है वो दोबारा शुरू किया गया है। अब तक सिर्फ उस गाड़ी का बम्पर और जो साइड मिरर्स हैं वो बरामद किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ जो पाक बैरिया के गोताखोर थे उनकी मदद हासिल की गई थी। हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इमदादी ऑपरेशन के अंदर शामिल थे। पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, दीगर मुतल्लिका इदारे जो हैं वो इस ऑपरेशन के अंदर जो है वो शामिल थे। क्योंकि जो बारिश हुई है उसने बड़े पैमाने पर जो है वो जल थल एक किया है। रावलपिंडी के कई देहात जो है वो ज़ेर आब आए हैं। जो नशेबी इलाके थे वो भी ज़ेर आब आए हैं। अडियाला रोड, गोरखपुर के जो मुलेका जो देहात थे उनमें खड़ी फसलें जो है वो मुकम्मल तौर पर जो वो तबाह हो गई हैं। क्योंकि रावलपिंडी के 15 बरसाती नाले जो है उनमें शदीद तुग़यानी की वजह से अंदरून शहर के अंदर पानी बड़े पैमाने पर जो वो दाखिल हुआ है। लोगों के घरों के अंदर यह पानी जो है वो दाखिल हुआ है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात अब तक रावलपिंडी में किए गए हैं, नालालई के मुकाम पर जो ग्वाल मंडी है वहाँ पर इस वक्त भी रेस्क्यू और वासा और उसके साथ सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं उनको तैनात रखा गया है। फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो भी कायम रखा गया है। तमाम जो इर्द गिर्द के सरकारी तालीमी इदारे हैं उनके इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी गई हैं। चूँकि इस वक्त जो नालालई में पानी की सतह है वो 7 फीट तक है और अगर ये मज़ीद बारिशों की वजह से पानी की सतह जो है वो 8.5 फुट तक अगर बुलंद होती है तो प्री अलर्ट जो है वो जारी किया जाएगा। 11.5 फीट पर अलर्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद खतरे के सायरन जो है वो यहाँ पर बजाए जाएंगे। लेकिन हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखा कि मसाजिद के अंदर जो वो ऐलानात किए जा रहे हैं कि शहरियों को यह हदायत दी जा रही हैं कि वो बरसाती नालों से जो वो दूर रहें, बलाई इलाका जहाज जो उनकी जानिब सफ़र करने से गुरेज करें। लेकिन जो रावलपिंडी से मरी जाने वाली जो सड़क है वहाँ पर कल हमने देखा बड़े पैमाने पर जो वो दरख्त गिरे थे जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो वो शदीद मुतासिर हुई थी। लैंड स्लाइडिंग की वजह से आज़ाद पतन रोड जो है वो भी कल ठीक है उस्मान, थैंक यू वेरी मच कि आप इस हवाले से हमें बता रहे हैं और आप लोगों को भी हम यही कहते हैं कि आप लोग चूँकि रिपोर्ट कर रहे होते हैं, बी सेफ, आप लोग भी खैर आफियत से अपना काम करें। और ये बड़ा दिल खराश है डिस्कस करना कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जानी नुकसान हुआ है और वो भी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से। लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गैर ज़रूरी तौर पे घरों से मत निकलें। ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है क्योंकि हम रियलाइज़ नहीं करते, हम सोचते हैं कि हम निकलेंगे और कर लेंगे कुछ भी जो भी करना चाहते हैं, लेकिन ये ख़तरनाक चीज़ है जो कि हम रिस्क पे अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को रिस्क पे डालते हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब नईम पे जाने से पहले हमारे पास क्लाउड बर्स्ट के हवाले से मैंने जो एक टर्म हम यूज़ करते हैं, ये एक वेदर फिनोमिना है, ये क्या है, कैसे बनता है, इस पर एक रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं, फिर डॉक्टर ज़ैनब से बात करते हैं। मानसून के मौसम में जब बादल बरसें तो रहमत कहलाती है, मगर जब बादल फटते हैं तो यही बादल ज़हमत बन जाते हैं। बादल फटना एक ऐसा कुदरती मंजर है जो पल भर में जिंदगी का नक्शा बदल देता है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में अचानक शदीद बारिश, सैलाब, मिट्टी के तोदे और दर्जनों इंसानी जानें लम्हों में निगल जाने वाली कयामत का मंजर पेश करते हैं। माहिरीन के मुताबिक जब फजा में नमी का तनासुब गैर मामूली तौर पर बढ़ जाए और बादल एक ही मकाम पर रुककर अचानक बड़ी मिकदार में बरस जाएं, तो इसे बादल फटना कहते हैं। आमतौर पर इस अमल में चंद ही मिनटों में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश हो जाती है, जो किसी भी इलाके को डबोने के लिए काफी। दर्जा हरारत में इजाफा, गैर मुतवाजिन बारिशें और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बादल फटने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। खास तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित, सवात, कोहिस्तान, चित्राल और आजाद कश्मीर इसका शिकार बन रहे हैं। बादल फटने के बाद गाँव के गाँव बह जाते हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल सब कुछ पानी की नजर हो जाता है। कई खानदान अपनों को खो बैठते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इंसानी जानों और ज़राअत को होता है। बादल फटने की पेशगोई निहायत मुश्किल है क्योंकि ये अमल महदूद इलाके और वक्त में होता है। ताहम जदीद रडार सिस्टम्स और सैटेलाइट इमेजेस की मदद से कुछ घंटे पहले तक खबरदार किया जा सकता है। एनडीएमए, पीडीएमए और मकामी इंतजामिया को चाहिए कि वो ऐसे इलाकों में रिस्क मैपिंग, इमरजेंसी प्लानिंग और कम्युनिटी की तरबियत को तरजीह दे। जी रिपोर्ट आपने देखी डॉक्टर ज़ैनब, माजरत के साथ आपको वेट कराया, लेकिन आई एम श्योर कि हम मुख्तलिफ जो शहरों से अपडेट भी ले रहे हैं वो हमारे लिए डिस्कशन में बड़ी हेल्पफुल रहेगी। जो अभी क्लाउड बर्स्ट का एक फिनोमिना है, मैं ज़रूर आपसे इस पे मैं चाहूँगी आप गुफ्तगू का आगाज़ भी इससे कीजिएगा। एंड सेकेंडली ये हम हर साल देखते हैं कि वेदर एक्सट्रीम्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं विद ईच पैसिंग ईयर। डू यू अग्री कि जो पिछले साल बारिशें हुई थी या सूरत हाल पैदा हुई थी ये उससे वर्स्ट है, या वाकई हमें हर साल ऐसा ही लगता है और ऐसी ही बारिशें हो रही हैं?
जी थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो ये कि हर आने वाले साल में क्लाइमेट चेंज का जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, वो मज़ीद शिद्दत के साथ एंटर होता है। पिछले साल भी बारिशें थी, लेकिन उनकी शिद्दत इस तरह से नहीं थी, और शायद जो मानसून था उसका ऑनसेट भी इतनी जल्दी नहीं हुआ था। इस साल आपको पता है बरसात जल्दी शुरू हो गई है, और अभी कुछ ही स्पेल हुए हैं कि हम इतनी ज़्यादा तबाहकारियाँ देख रहे हैं। लेकिन हमें 2-3 महीनों पहले यूरोपियन कमीशन के वेदर सैटेलाइट डेटा से ये बात मालूम थी कि इस साल जो बारिशें होंगी साउथ एशिया के खत्ते में, इंक्लूडिंग दोज रीजन्स जहाँ पे 2022 में बारिशें कम हुई थी, वो मामूल से ज़्यादा होंगी। तो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था, हमें अंदाज़ा था। उसके लिए हमारी प्लानिंग और तैयारी उस हिसाब से नहीं थी। हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि बिल्कुल क्लाइमेट चेंज ग्लोबली हो रहा है, और पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। हमारे लिए इतने वसाइल उतने नहीं है कि हम इसको उस तरह से मैनेज कर सकें जैसे अमेरिका में सैलाब आते हैं और वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ सैलाब बहुत शिद्दत से पिछली कई दिहाइयों में आ चुके हैं। तो क्या हम अभी भी वहीं खड़े हैं, या हमारी प्लानिंग हमने कुछ इम्प्रूव की है? तो अपना मुहासबा करके देखना चाहिए कि इस साल हमारे ज़्यादातर सैलाब अर्बन फ्लडिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। पहाड़ों से सैलाबी रेले नीचे आ रहे हैं क्योंकि वहाँ दरख्त ही नहीं है सैलाब के पानी को रोकने के लिए। तो जब हम इस किस्म के मामलात रखेंगे तो तबाही की नौयत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ ना कुछ हाथ मौजूद है। आई एम श्योर हमारा हाथ मौजूद है, इससे तो हम कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। डॉक्टर ज़ैनब, अब बात ये है कि हमने, जैसे आपने कहा कि इसमें हमारा है और अर्बन फ्लडिंग वाला मामला है। उस दिन भी हम डिस्कशन यही कर रहे थे कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मसाइल हैं वो भी बहुत मेजर फैक्टर है, बिकॉज़ हमने दरियाओं का रास्ता रोका है, हमने पानी का रास्ता रोका है, हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी हैं, हमने जो नाले हैं उनका जो एरिया है उसको कम कर दिया है, और उसकी वजह से कि हमने पॉश इलाकों के अंदर ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि नाले उबल रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, और फिर वो एक रेले की शक्ल में सब कुछ बहा के लेके जा रहे हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये कितना इम्पॉर्टेंट है इनको एड्रेस करना, क्योंकि वही बात है कि अगर वेदर एक्सट्रीम पे हर साल जाएगा तो फिर अब इन चीज़ों को भी अगर साथ करेंगे तो ट्रिगर ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। जी, अभी आपके ही रिपोर्टर बता रहे थे कि रावलपिंडी की पॉश सोसाइटीज में क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे दरियाए समा गुजरता है, और समा की अगर आप चौड़ाई और उसकी लंबाई का रिकॉर्ड देखना चाहें रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो जितनी उसकी चौड़ाई थी उससे हम काफी ज्यादा, मतलब आधी से ज्यादा हम उसको कंस्ट्रक्शन करके कम कर चुके हुए हैं, और वो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रिवर बेड या दरिया की गुजरगाह के ऊपर की भी है। अभी जो कल भी वाकयात हो रहे हैं उसका मसला भी यही है कि सोसाइटीज के नालों के ऊपर बनी हुई और नालों के गुजरने का रास्ता हमने तंग कर दिया है, तो वो एकदम बिफरते हैं, सड़क टूट जाती है, और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी जो है वहां कुछ नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल एक हम लोगों ने एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, और ये बात नहीं है कि कुछ तो सोसाइटीज हम बना चुके हैं, मजीद कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बनते जा रहे हैं, और कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, उनको रोक कोई नहीं रहा कि इतनी तबाही हो रही है। फिर दूसरा, अभी जो मैं बात कर रही थी, दरख्त, पुराने जंगलात हमने काट दिए हैं, और हम नए तो लगा देते हैं और समझते हैं जी हमने क्लाइमेट एक्शन कर लिया, लेकिन पुराने पुराने जंगलात काट के आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप नए लगा लेंगे और उसकी भरपाई, उस नुकसान की भरपाई हो सकेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अभी भी आप देखें, चाहे पंजाब है, चाहे सिंध है, कोई भी पाकिस्तान का इलाका हो, दरियाओं के अंदर हम डायरेक्ट अपना जो ये वेस्ट है वो डंप कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्लास्टिक्स जो है वो आपके नालों को चोक कर देता है, और फिर जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो वो एकदम बिखर जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी मिस गवर्नेंस की वजह से हो रही हैं, और हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, क्लाइमेट स्मार्ट बनाएं, और बिल्डिंग कोड्स का नफाज जो है वो फौरी तौर पर इंश्योर करें, क्योंकि ये अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाहियां जो हैं वो मजीद बढ़ेंगी। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, आपने बात की कि हमारी बैड गवर्नेंस, या हम जो इस चीज़ पे सोच नहीं रहे, क्या हमें आइडिया नहीं है कि जो हम कर रहे हैं और जिन 5 स्टार होटल्स का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन सोसाइटीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, आप ये किसी भी अप्रूवल के बगैर, यहाँ पे तो एक छोटा सा काम भी कराना हो तो इन सोसाइटीज़ में आपको अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, तो ये अप्रूवल्स के बगैर
कैसे पॉसिबल है कि जाहिर है फिर तो ये गवर्नमेंट के नोटिस में भी है, और फिर जो हमने क्लाइमेट एक्शन कमेटीज़ बनाई हुई हैं, क्लाइमेट जो इशू है उसके हवाले से हमने एक वजारत है, सारे मामले हैं, तो फिर हम क्यों इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं कि ये जो हम अर्बन फ्लडिंग से लेकर लैंडस्लाइडिंग और दरख्तों का काटना, जंगलात का काटना, ये सारे फैक्टर्स हमारी चीज़ों को ट्रिगर कर रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो आपका सूबाई सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज। तो सूबे जो हैं उस तरह से हम अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें। सिर्फ पॉलिसी पेपर पे बना लेना इज़ नॉट इनफ। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि हमारी लोकल गवर्नेंस उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं है, और जहाँ पर है वहाँ सिर्फ नाम नेहाद डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इस किस्म के डिज़ास्टर्स को बेयर कर सकें। तो हमने प्रायोरिटी, अपनी तरजीहात ही नहीं रखी कि हमें क्लाइमेट चेंज को किस तरह से देखना है, या शायद ये एक साइड सब्जेक्ट है। हमें लगता है कि हम क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेंगे, लेकिन आप अभी देख लें सैलाबों की से जो तबाहकारियां होती हैं, क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम इससे ज्यादा इंप्रूव कर सकेंगे? तो आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एज वेल। एब्सोल्युटली। डॉक्टर ज़ैनब आप साथ ही रहिएगा। इस वक्त इरफान अली काठिया साहब DG में पंजाब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया इरफान साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम अभी क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना को डिस्कस कर रहे हैं, और जाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी हम मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक्सपीरियंस होता हुआ देख रहे हैं। अभी हमने रीसेंट टाइम्स में देखा है, और इससे पहले 1 महीना पहले आज़ाद कश्मीर हो, दीगर इलाके हों, वहाँ पे ये सारा फिनोमेना रहा है। हमें थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा कि हम इस हवाले से तैयार कितने थे, और अभी जो हम तबाहियाँ देख रहे हैं इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ज़ैनब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, जी डॉक्टर ज़ैनब, अब मैं आपकी तरफ दोबारा से आती हूँ। जैसे अभी हमने बात भी की है, चूँकि अभी हम DG साहब से भी डिस्कस करेंगे तैयारियों का। ये इलाके वो हैं जहाँ पर हमें पता है और जहाँ पे हमें सूरत हाल का अंदाज़ा भी है। ठीक है, बारिशें जिस इंटेंसिटी से हो रही हैं कुछ हद तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक नहीं कर सकते हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी तैयारी इतनी तो होनी चाहिए कि हम इस तरह से जानों का जो नुकसान हम देख रहे हैं वो ना हो। लोगों को भी इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अब ट्रैवल करना या टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाना, ये वेदर अलाउ नहीं कर रहा है। जी, तैयारी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आवाम के साथ जो है ये अवेयरनेस क्रिएट करते रहें वक्तन फ़वक्तन। अभी देखें, कल का ही वाक़या था, जो गाड़ी डूबी है, बेसिकली आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। अब जब ऐसी सैलाबी सूरत हाल होती है तो पूरी इंतज़ामिया को मुतहरक होना चाहिए, छुट्टी दे देनी चाहिए ताकि लोग ट्रैवल करने से गुरेज करें। कुछ मामलात हैं जिसमें लोगों को बाहर निकलना ही पड़ता है। दूसरी बात ये कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जब फ़ाल नहीं होते, तो अभी जो नॉर्थ में गिलगित साइड पे हो रहा है, फिर वैसे वाक़यात होते हैं। तो अवेयरनेस इतनी ज़रूरी है कि हम सिर्फ डिज़ास्टर का वेट नहीं करें, हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। डॉक्टर ज़ैनब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं इसी बात को आप आगे कंटिन्यू करूँगी। इरफान अली काठिया साहब ने मुझे ज्वाइन किया। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर, मैं ज़रा तैयारी के हवाले से, और अभी हम क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना के हवाले से बात कर रहे थे, मुख्तलिफ इलाकों में जो चीज़, और हम अर्बन फ्लडिंग और इन तमाम मामलात को डिस्कस कर रहे हैं हमारी तैयारी के हवाले से। और सेकेंडली, ये जो जानों का नुकसान हो रहा है इस वक्त, ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों की जानिब से क्या ऐसे इक़दाम हैं जो लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि ये जो इस साल का खास तौर पे रेनफॉल है, ये बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल है। आप 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल। और अगर हम इस डेटा को, अब तक जो बारिश हुई है, इसको कंपेयर करें 2024 से, तो तकरीबन 71% बारिश ज्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। इसी तरह अब ये जो अर्बन फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। और यही वजह थी कि पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रैल और मई के महीने से हमने जितने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और वाटर कैरिंग चैनल्स हैं, इनकी मल्टीपल साइकिल्स में डीसिल्टिंग करवाई। और यही वजह थी कि बड़ी बारिशों के बावजूद, तमाम अर्बन सेंटर्स में बड़ी बारिशों के बावजूद पानी की निकासी बड़े रिकॉर्ड टाइम में हुई।
लेकिन आगे जैसे अब ये चौथा स्पेल है, और जैसे आपने कहा कि आगे मजीद अब हमारे पास इसी तरीके से स्पेल्स हैं, तो हम पूरी तरह से पंजाब गवर्नमेंट तमाम डिपार्टमेंट्स ऑन टोज हैं। हाँ बिल्कुल, इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि नुकसानात हुए और अब तक अनफॉर्चुनेटली पंजाब में 135 कीमती जानों का नुकसान हो चुका। मैं यहाँ पे ये जिक्र भी करूंगा कि इन अगर जो डेथ्स हैं इनकी वजूहात आप देखें तो इनमें से मुतअद्दिद केसेस ऐसे हैं जो आसमानी बिजली के गिरने के वाकयात की वजह से हैं, मुतअद्दिद केस ऐसे हैं जो नहाने और स्विमिंग करने की वजह से, ड्रोनिंग केसेस हैं जो नदी नालों में जाने जाया हुई। इसी तरह मुतअद्दिद केस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक पोल्स या तारों को छूने से हुआ। हालांकि अब इस तमाम सिनेरियो में अगर मैं गवर्नमेंट की अर्ली वार्निंग और पब्लिक अवेयरनेस की बात करूं तो हमने एक पूरी स्ट्रक्चर्ड कैंपेन चलाई जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए, और इसमें आपके चैनल समेत तमाम चैनल्स पे बारहा वो टीवी सीरीज चली कि जिसमें ये आवाम से गुजारिश की गई थी कि आप नदी नालों में नहाने से गुरेज करें, अनड्यू एक्सपोजर वो बाहर ना करें। जब गरज चमक के साथ बारिश होती है तो एट टाइम्स आसमानी बिजली गिरने के वाकयात होते हैं। तो इस तरह और इसी तरह मखदूश इमारतों में, क्योंकि सबसे ज्यादा डेथ्स जो है वो स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस की हैं। मैं आपको बड़े एतमाद के साथ ये कह सकता हूं कि इन चारों स्पेल्स में किसी भी एक जगह पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस की वजह से पंजाब में एक सिंगल कीमती जान का नुकसान नहीं हुआ। कि हमें अगर हेलीकॉप्टर्स के साथ भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा था तो हमने चकवाल, जेहलम और पिंडी में, नाला लई में लोगों को हेलीकॉप्टर से भी रिकॉर्ड टाइम में विद इन हाफ एन आवर वहां से रेस्क्यू किया। लेकिन अब इसमें अगर पब्लिक साथ देगी तो इंशाल्लाह आगे, क्योंकि आगे भी स्पेल्स हैं, तो इंशाल्लाह मजीद किसी भी जानी और माली नुकसान से बचा जा सकेगा। अच्छा काठी साहब, भी आपने जिक्र किया कि इस बार हमें ये जो बारिशें हो रही हैं या जो हम चीज़ एक्सपीरियंस करें ये 25% ज़्यादा है, और ये ऑब्वियसली हम बारिशों पे तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं और हमारी सारी चीज़ें फ़ाल हैं आपके मुताबिक, आप जैसे भी बता भी रहे। क्या हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक हमारे शहरों के अंदर ये तबाही फेरेंगे? और फिर अभी हमारे साथ ये जो एक्सपर्ट भी मौजूद हैं वो भी यही बात करी है कि ये आपके साइड से चले, आप कह रहे हैं कि आप लोगों के इंतज़ामात थे और आप लोगों ने कैंपेन्स भी चलाई, बट इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स सर इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हैं, प्लांटेशन की बात करें। ज़ाहिर है आपका कोलैबोरेशन तो होगा दीगर इदारों के साथ जो इस तरह से मिलकर आप लोग काम करते हैं पंजाब हुकूमत में। जी बिल्कुल, आपने ये दुरुस्त फरमाया। ये एक्चुअली तो ये जो हमारी रैपिड अर्बनाइजेशन है और हमारे जो लैंड यूज है, इनएडिक्वेट लैंड यूज है, इवेंचुअली अब हमें इस तरफ जाना होगा कि ये, क्योंकि अब देखें प्रीवियसली यही समझा जाता था कि सिर्फ दरियाओं में सैलाब आ जाना ही हमारे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है, लेकिन अब शायद इस वक्त भी आप तमाम रिवर्स के फ्लोज देखें तो वो बिल्कुल क्वाइट नॉर्मल। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इनंडेशंस भी हो रही हैं, हमारे अर्बन फ्लडिंग भी हो रही है और उसकी वजह से खुदा न खास्ता कीमती जानों का नुकसान भी हो रहा है। तो हमें इस चीज के लिए तैयार रहना होगा, और मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि इसकी ही शॉर्ट टर्म मैयर्स ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, पीडीएम पंजाब ने ये इंश्योर किया कि हम जो जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं और जो इनकी डीसिल्टिंग को इंश्योर करें। और यही वजह है कि लाहौर, पिंडी में इतनी शदीद बारिशें आने के बावजूद हमारा जो रिकॉर्ड टाइम में ये पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म मैयर्स भी अब गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो पंजाब ने, अगर आप लाहौर की मैं सिर्फ बात करूं तो पिछले साल 10 अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बने थे। इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में 30 जून तक 14 मजीद ऐड हो गए हैं। तो ये वो तमाम स्टोरेजेस हैं जो उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे हैं कि जहां लाहौर में अमूमन बारिश के बाद चोकिंग होती थी और लो लाइंग एरियाज में पानी इकट्ठा हो जाता था और पब्लिक को परेशानी होती थी। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच इरफान अली काटिया साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ैनब, इन द एंड में लास्ट कमेंट आपका लूँगी इस हवाले से। आई रियली वांट कि आप इस चीज़ पे जो अभी काटिया साहब बात कर रहे हैं, तैयारी ठीक है की होगी, लेकिन ये इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा सूबा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 10 स्टोरेज बनाना, इज़ इट इनफ? देखें, बात ये कि सबसे पहली बात, एक तो हमें डेटा जो हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं क्लाउड बर्स्ट का, कहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ,
कितनी बारिश हुई, ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसको सही से निभाना चाहिए। बिल्कुल ये पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है, पिछले 2 सालों से एनवायरनमेंट को लेकर डीसिल्टिंग, ये अच्छा काम है। बिल्कुल। लेकिन जो पॉइंट है, अभी भी पिंडी में हम ये जिक्र कर रहे हैं कि पोश सोसाइटीज में नाले बिफर गए, जिसका मकसद ये है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है नालों के रास्तों पे। पंजाब का तो रिवर इंक्रोचमेंट एक्ट भी बना हुआ है, जिसके तहत कैनाल अथॉरिटी होनी चाहिए। कैनाल अथॉरिटी से परमिशन के बाद आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन ना कैनाल अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड है, ना रिवर एक्ट इन्फोर्स हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि तैयारियां तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम मेजर कॉज ऑफ इशू ना देखें। फिर आप नालों और दरियाओं में वेस्ट डंप करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट वो नहीं है हमारी। तो इन चीज़ों को देखें, क्योंकि अभी तबाही सिर्फ आपके उन इलाकों में नहीं जहाँ पे स्लम एरियाज थे या दरियाओं के आसपास, अब आपकी पोस्ट सोसाइटीज इसकी जद में आ चुकी हैं। तो क्या हम इंश्योर करते हैं कि अगले साल भी अगर क्लाउड बस्ट होते हैं तो हम इसी चीज को भुगत रहे होंगे, या हमारी तैयारी इस साल इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम अगले साल आपकी ब्रेकिंग न्यूज ना बन रहे हो कि अब फिर से सैलाब, फिर से उसकी तबाहकारियां हम भुगत रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब, बहुत अच्छी बात आपने की है। एंड आई एम श्योर कि हमारा मकसद यहाँ पे बैठ के किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है कि कौन पंजाब हुकूमत बहुत अच्छा काम करी है, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन बात यह है कि हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की तरफ जाना है, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या दरियाओं या पानी का हम रास्ता रोक रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अब सिर्फ स्लम एरियाज़ या पहाड़ी इलाके इससे मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि आपके शहर मुतासर हो रहे हैं। दैट्स वेरी अलार्मिंग। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। कोयटा एयरपोर्ट के हवाले से बात करेंगे, जिसका रनवे की जो तामीर नौ का मंसूबा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में इंजीनियरिंग महारत की एक आला मिसाल है, बल्कि इसे इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। हाल ही में जी इस मंसूबे को इस्लामाबाद में मुनक्किदा जो FIDIC एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस है 2025, उसमें एशिया पैसिफिक इंजीनियरिंग एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। और ये अवार्ड दुनिया भर में इंजीनियरिंग के शोबे में एक नुमाया कारकर्दगी सराहने वालों को दिया जाता है। और कोयटा रनवे की कामयाब, महफूज और जो मरहला वार तामीर है, इससे इस एजाज़ का मुस्तहिक ठहरा है। रिपोर्ट के मुताबिक जी ये रनवे तकरीबन 5 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है और 31 मई 2023 को इस्लामाबाद से आने वाली जो पहली परवाज़ है PK 3250, उसने इस पर पहला लैंडिंग ऑपरेशन किया। सैफुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड, बड़ा हम सबके लिए अच्छी खबर है कि हमारे इंजीनियरिंग की रिलेटेड फील्ड के अंदर और इस रनवे की जिस तरह से तामीर की गई, बड़ा एक अच्छा एजाज़ है पाकिस्तानियों के लिए। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि कोयटा एयरपोर्ट का जो रनवे है उसको ये रिकग्निशन मिली है FIDIC की जानिब से। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसकी उसका जो प्रोफेशन है, इंडस्ट्री है, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करती है और ये जनीवा में बेस्ड है। इसकी जो मिड ईयर कॉन्फ्रेंस थी, एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, जो कि पाकिस्तान में मुनक्किद हुई, इस्लामाबाद में ये तकरीब थी, जिसमें इस अवार्ड से कोयटा एयरपोर्ट रनवे के जो उसको ये एक एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया जी इसको। अच्छा जी, थोड़ा सा हमें इस मंसूबे के हवाले से बताइएगा, कितना टाइम लगा? और मुझे ये इन्फॉर्मेशन, ये मेरे पास जो डिटेल्स भी हैं कि बगैर किसी क्लेम के, किसी हादसे के, बगैर रनवे को बंद किए इसको कंप्लीट किया गया है। ऑब्वियसली इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाना इटसेल्फ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जिस तरह से इसको रेनोवेट कर रहे हैं या ऑपरेशनल किया गया है, उस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें, इसको 36 महीने में ये 3 फेजेस में ये रनवे कंप्लीट किया गया। और इसकी यूनिकनेस ये थी कि किसी भी स्टेज पे जो एयरपोर्ट ऑपरेशंस हैं वो मुतासिर नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि जो 12,000 फुट लंबा रनवे है और 150 फुट ये चौड़ा है, और इसकी जो थिकनेस है इट्स अबाउट 22 इंचेस एग्जैक्टली। तो किसी भी हर मौके पे इस तामीर के दौरान एयरपोर्ट का इनफ portion was always available for operations, and it is by structural volume it is the largest runway
इन पाकिस्तान स्ट्रक्चर वॉल्यूम के हिसाब से, और इसी वजह से कि इसमें कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई सेफ्टी का इशू नहीं हुआ, और ना ही कोई इस किस्म के इश्यूज कंसल्टेंट्स और एम्प्लॉयर जो कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी है इस केस में, उसके दरमियान कोई इस किस्म के इश्यूज भी रेज नहीं हुए जैसे लिटिगेशन वगैरह के होते हैं एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्ट्स के दरमियान। तो ये बड़ा एक स्मूथ, वेल कोऑर्डिनेटेड, एंड इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स project which was executed very smoothly, and all the stakeholders they were on board on this, and that's why this project is awarded this prestigious award FIDIC का। और मुझे यहाँ पे ये बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है कि जो इनकी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है FIDIC की लंदन में होनी है दिसंबर 2 को, उसके लिए भी ये अवार्ड को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। तो लेट्स सी, वहाँ पे भी और भी प्रोजेक्ट्स हैं और मुल्कों के भी हैं, वो भी compete करेंगे इस अवार्ड के लिए, तो हमारा शॉर्ट लिस्ट होना भी एक एजाज़ की बात है। FIDIC इज़ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ लाइक इन ओवर 100 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं, एंड देयर आर ओवर 1 मिलियन इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो इसके मेंबर्स हैं। जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सैफुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी सैफुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनसे बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। मुझे तो अब थोड़ी शर्मिंदगी सी होती है क्रिकेट पे मैं ऐसे बात कर रही थी। कल मैं इतनी ऑप्टिमिस्टिक होके मैंने इस सेगमेंट की क्लोजिंग की थी कि दूसरा T20 मैच है, पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश ने जी 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के दूसरे मैच में पाकिस्तान को 8 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बरतरी के लिए हासिल कर ली है। बंगला स्टेडियम में जी खेले गए दूसरे T20 में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम 20 ओवर्स की आखिरी गेंद पर 133 रन पर आउट हो गई। जाकिर अली ने 55, मेहदी हसन ने 33 रन की इनिंग्स खेली, और पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्ज़ा, अब्बास अफरीदी और अहमद दानियाल ने 2-2 विकेटें हासिल की। फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़ ने भी 1-1 विकेट ली, और बांग्लादेश के 134 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम आखिरी ओवर में 125 रन बनाकर आउट हो गई। फ़हीम अशरफ के अलावा जी कोई भी बैटर भी उस तरह नहीं चल पाया, विकेट पे ना ठहर सका। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ सैयद याया हुसैनी मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच याया साहब, आई होप यू आर डूइंग वेल। विदाउट एनी तमहीद, कल का मैच क्या तज्जिया आपका? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अरमला, और जहाँ तक आपने अपने इंट्रो में बात की, कुछ मायूसी की, आपने कुछ उदासी की बात की, लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा कि आप उदास हैं, आप मायूस हैं। ठीक है, दिल दुखा हुआ है, हमारा भी दिल दुखा हुआ है, समझ आती है बात। आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हम ग्राउंड में हारे बांग्लादेश के साथ, लेकिन आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है और एक हारती है, आपको इस बात को भी समझना चाहिए कि ये नौजवान और नए खिलाड़ियों की टीम है। इसमें से बेशतर खिलाड़ी वो हैं जो कि पहली मरतबा बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मार्जिन ऑफ एरर देना चाहिए। क्योंकि मैं इस वक्त सराउंडिंग में जो चीज़ें देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हमारे तज़ियाकार हैं, जो हमारे क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं, जो क्रिकेट पर गुफ्तगू करते हैं, वो इस नाकामी को इस तनाजुर में ले रहे हैं कि जी आपने बाबर को क्यों बाहर निकाला हुआ है, आपने रिजवान को क्यों बाहर निकाला हुआ है, आपने शाहीन को क्यों टीम में नहीं रखा हुआ है। तो इस चीज़ को भी आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपकी टीम में तजुर्बेकार खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं। नए खिलाड़ियों ने ठीक है परफॉर्म नहीं किया, आप हार गए, लेकिन आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो आपने गलतियाँ की हैं इसकी वजह से आप हारे हैं, वरना बांग्लादेश की टीम इतनी बड़ी टीम नहीं है कि आपको हरा सके। लेकिन आप ख़राब खेले हैं, बांग्लादेश की टीम को आपने जीतने का मौका फराहम किया और आपने राइट मैन फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट नहीं किया। हम उसी वक्त से बात कर रहे थे जब टीम मुंतखब हुई थी, नवाज़ की इस टीम में सिलेक्शन किस बुनियाद पर हुई है। माइक हसन, जिनकी ये पहली गैर मुल्की सीरीज़ है टीम पाकिस्तान के साथ,
बतौर कोच होम ग्राउंड पर वो बांग्लादेश को 3-0 से हराकर बांग्लादेश पहुंचे। आप अगर गलत टीम सेलेक्ट करेंगे तो फिर यही नतीजा होगा। आपने कल अबरार अहमद को ड्रॉप किया, समझ से बाहर था, वो पाकिस्तान का नंबर 1 स्पिनर है। नंबर 1 स्पिनर को आप किस बुनियाद पर बाहर करते हैं? चलें, अगर आपने उनको बाहर किया तो फिर आपको सुफियान मुकीम को मौका देना चाहिए था, आप दूसरे स्पिनर को खिलाते। अहमद दानियाल को आपने डेब्यू कराया, उन्होंने पहली ओवर में विकेट हासिल की, उन्होंने 2 आउट किए, बात समझ आती है। लेकिन उसके साथ साथ जो कैजुअल अप्रोच आपके बल्लेबाजों की नजर आ रही है, आई थिंक मेरा ख्याल है साइम अयूब के बारे में भी आपको अब सोचना पड़ेगा। वो बैट्समैन है या वो बॉलर हैं? साइम अयूब जिस तरह की सी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको आपको बाहर बैठाना पड़ेगा, साहबजादा फरहान को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के घर की टीम नहीं है। आपको हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा। यू आर प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आपको खेलना पड़ेगा। नो डाउट हम हारे हैं, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। ठीक है, या ये सब आई सो अग्री विद दैट कि हमें एरर का मार्जिन देना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने जहाँ पे इन यंगस्टर्स को आप अभी जो बात कर रहे हैं कि चांस दिया है, हम एक नई टीम के साथ मैदान में उतरे हैं, बट एट द सेम टाइम वही बात है कि हम जो ऑन ग्राउंड डिसीजंस हैं या उस वक्त मौके की मुनासबत से जिन प्लेयर्स को हमने बेंच पे बिठाना है या जिनको हमने आजमाना है, वो डिसीजंस ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, माजी में भी ऐसा होता आ रहा है। और कल जब हम डिस्कशन पहले मैच के बाद भी सुन रहे थे तो ये कहा गया जी कि पिच बड़ी उस तरह की थी, हम नहीं खेल सके, लेकिन इसी बांग्लादेश की टीम को हमने अपने होम ग्राउंड पे सीरीज हराई हुई है। सो हम अपनी गलतियों की बजाय पिच के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर डालकर इससे बरी जिम्मा तो नहीं हो सकते। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल आपने वजह फरमाया अरमला कि जब आप मैदान में उतरते हैं तो फिर ये लेमैन एक्सक्यूजेस बनता नहीं है देना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कोच माइक हैसन ने पहले मैच की नाकामी को पिच के साथ एसोसिएट कर दिया। उस पिच पर आपने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला, बांग्लादेश ने आपको हराया। और कल अगर आप देखें तो शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में एक एवरेज स्कोर जो है वो 137 है। आपको 134 का टारगेट दिया बांग्लादेश की टीम ने। उनका एक बैट्समैन जो था वो 50 करने में कामयाब हुआ। आपने देखा कि रेजिस्टेंस आपको नज़र आई फ़हीम अशरफ की तरफ से, आपको खुशदिल शाह की तरफ से, आपको दानियाल की तरफ से, अब्बास आफरीदी की तरफ से। एक टाइम पर आपके 7 आउट हो गए थे 48 रन्स पर। तो अगर ऊपर से कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा करता, रॉकेट नहीं चल रहे थे, कोई मेरा ख्याल है गोलियां नहीं चल रही थी कि जिस तरह हमारे बैट्समैन आउट हुए। चलें 1 आउट हो गया, 2 आउट हो गया, लेकिन 47 फॉर 7 ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल आप जब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, और जो अच्छा नहीं खेले उसको ड्रॉप करना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए। मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ। एक सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान में है जिन्होंने गलतियाँ की, जिन्होंने गलत खिलाड़ियों को मुंतखब किया। दूसरी सिलेक्शन कमेटी जो है वो टूर सिलेक्शन कमेटी है, वो भी वही कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद सिलेक्शन कमेटी कर रही थी। फिर हम आ जाते हैं आपकी नाकामी के सवाल के ऊपर। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश से आप हार गए हैं। आपको इतनी बड़ी टीम नहीं है इस वक्त। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आलमी दर्जाबंदी में T20 क्रिकेट में आप 9वें नंबर पर हैं, आप और नीचे जाएंगे क्योंकि बांग्लादेश की टीम 10वें नंबर पर है। आपको ये भी याद रखना होगा कि यही बाबर, रिजवान, शाहीन टीम में मौजूद थे। आप बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर लास्ट ईयर पिंडी में 2 टेस्ट मैच हार गए थे। तो मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूं जो कह रहे हैं कि जी आपने इन खिलाड़ियों को बाहर बैठाया हुआ है, उनके होते हुए भी हम आयरलैंड में हारे, हम अमेरिका की टीम से हार गए। तो और बहुत सारी लंबी फहरिस्त है जो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि टीम मैनेजमेंट को दानिशमंदाना फैसले करने चाहिए। जितनी टीम इस नाकामी के जिम्मेदार है उतनी टीम मैनेजमेंट भी, कोच भी शिकस्त के जिम्मेदार है। एब्सोल्युटली, आप किसी एक प्लेयर के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सब कि जैसे जब हमारे स्टार प्लेयर्स जिनको हम हमेशा से जिनके ऊपर रिलाई करते आ रहे हैं, डिपेंडेंट रहे हैं एज अ टीम, उनकी मौजूदगी में भी हम ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हारे हैं, सीरीज़ हारे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को कहें कि उसको टीम से बाहर रखना चाहिए, लेकिन हमें जो हम आप जैसे बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट से बार बार बात करते आ रहे हैं कि हमें नए प्लेयर्स को चांस देना पड़ेगा और कंसिस्टेंट चांस देना पड़ेगा, ताकि जैसे हमने बाबर आजम के कंधों पे एक जिम्मेदारी डाली हुई कि अगर बाबर चल गए तो टीम चलेगी, अगर बाबर नहीं चले तो कोई नहीं चलेगा। इसी तरह हम शाहीन, रिजवान, इन सब पे रिलाई करते आए हैं। सो कितना इम्पॉर्टेंट है कि अगर अब हम ये स्टेप ले रहे हैं कि हमने यंगस्टर्स को आजमाना है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उनको कंसिस्टेंट चांसेस भी देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। तो इसका बहुत आसान सा और सीधा सा जवाब यह है
कि थोड़ा सब्र का मुजाहरा हमको करना पड़ेगा, थोड़ा एतबार करना पड़ेगा, थोड़ा एहसास करना पड़ेगा, थोड़ा सा एतमाद करना पड़ेगा, तभी ये टीम खेलेगी। वरना फिर हम घूम फिर कर पीछे की तरफ देखने लगेंगे, उन्हीं चले हुए प्लेयरों को खिलाने पर मजबूर हो जाएंगे। इन प्लेयरों को भी आप थोड़ा सा मौका दीजिए, ये भी आपको आगे लेकर जा सकते हैं, लेकिन दबाव में ये किस तरह अपने आप को अच्छे खेल के साथ एसोसिएट करते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन ये कंबाइन एफर्ट है टीम मैनेजमेंट की और खिलाड़ियों की, दोनों को एक दूसरे को बैक करना होगा। लेकिन आप गलत फैसले करेंगे तो फिर आप निकल नहीं पाएंगे। आपको ईमानदारी के साथ राइट मैन फॉर द राइट जॉब सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब्बास आफरीदी की मैं खास तौर पर यहाँ पर बात करना चाहूँगा। अब वो एक फास्ट बॉलर की हैसियत से खेल रहे हैं, लेकिन एक ओवर में वो 3 स्लो वन करते हैं। ये पिच थी जहाँ पर बॉल वैसे ही स्पिनर्स को जो है वो साजगार था। आपको क्या ज़रूरत है? और अभी तक समझ ही नहीं आया कि वो फास्ट बॉलर हैं या मीडियम पेसर हैं, क्योंकि वो एक ओवर में 3 स्लो वन करते हैं। एक फास्ट बॉलर की हैसियत से आप एक स्लो वन कर लें, टोटली वो बहुत ज़्यादा अपने स्लो वन के ऊपर इन्हिसार करते हैं। और आप कल देखिए आखिरी 2 ओवर में उनको 2 छक्के लग गए, जो पाकिस्तान टीम के लिए थोड़े से कॉस्टली हो गए। फिर कप्तान भी उनके ऊपर एतमाद कर नहीं पा रहे, और उसकी बुनियादी वजह यही है, शायद अब्बास आफरीदी अपनी बॉलिंग में वो तासुर कायम कर नहीं पा रहे हैं। उनको एक बेहतरीन मौका मिला है, उनको इस बेहतरीन मौके को ग्रैब करना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि हमारी फास्ट बॉलिंग सबसे वीक है, लेकिन आप देखिए कि हमारी फास्ट बॉलिंग ने कल बांग्लादेश की टीम को मुश्किल सूरत हाल से 2-4 रखा। हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश के दौरे में हमारी बैटिंग जो है वो महफूज हाथों में है, हमारी ताकत जो है वो हमारी बैटिंग है, लेकिन हमारी ताकत जो है वो हमारी कमज़ोरी बन गई। वो खिलाड़ी जिनके ऊपर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में मुस्तकबिल में सोच कर रहे हैं, हारिस, साइम अयूब, फ़खर जमान, कप्तान सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, हसन नवाज, वो नहीं चले तो हमारी बैटिंग जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। हमारी जीत जो है वो हमारी मुट्ठी में आकर रेत की तरफ फिसल गई। तो कोई बात नहीं, खेल में हार जीत होती रहती है। आप हार गए हैं, गुजरे हुए वक्त को आप वापस नहीं लेकर आ सकते, लेकिन आपको आगे देखना चाहिए। ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इसमें एक और फैक्टर भी मैं ज़रूर चाहूँगी आप इस पे कमेंट दें। जैसे आपने कहा कि हमें सब्र तहम्मुल के साथ इन प्लेयर्स को चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में हम इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ करें, लेकिन उसमें एक रोल याया साहब ये भी तो बनता है कि हम इन प्लेयर्स को ज़ाया ना कर दें कहीं ना कहीं। हमने माजी के अंदर भी ऐसा देखा है कि हम एक प्लेयर को लाते हैं, PSL से उठाते हैं या किसी भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जो कि उस पर भी कई सवालात हम उठाते ही रहते हैं। आता है वो प्लेयर, जब वो खेलता है, वो 1-2 मैचेस में खेलता है, परफॉर्म नहीं करता, फिर वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। उसका करियर भी जो कह लें ख़त्म होने के उस पॉइंट पे आ जाता है, और फिर वो हमें कुछ अरसे बाद दोबारा से नज़र आता है, और फिर ज़ाहिर है जब उसको मौका नहीं मिला होता वो खेल नहीं पाता। तो इनको सही जगह पे यूटिलाइज़ करना, आप खेल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो भी आपने टर्म इस्तेमाल की, ये कितना ज़रूरी है? अरमला, किसी शायर ने खूब कहा है कि अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। यहाँ पर बहुत सीधा उसूल है, और वो उसूल सीधा ये है कि आपने जो बात की, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हम नए लड़कों को लेकर आते हैं, फिर उनको कुर्बानी का बकरा बना देते हैं, उनको जनाब साइड लाइन कर देते हैं। लेकिन ऐसे तो किसी को साइड लाइन नहीं करते ना। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये किसी के घर की टीम तो नहीं है कि वो इस टीम के साथ एसोसिएट रहेगा। बड़े बड़े नाम आप देख लीजिए, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वो अगर टीम से बाहर हुए हैं तो किसी ने उनके साथ कोई अपना पर्सनल एजेंडा तो सेट नहीं किया, किसी की मर्जी से वो टीम से बाहर तो नहीं हुए। ऐसा तो नहीं है कि उनकी शक्ल किसी को अच्छी नहीं लगती तो उन्होंने कहा कि इनको साइड में कर दो। उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी कारकर्दगी है जो टीम के काम नहीं आ रही थी, और ये वो चीज़ थी जिसने उनको टीम से बाहर करने का सामान पैदा किया है। तो नए खिलाड़ियों की आप बात कर रही हैं, आप नए खिलाड़ियों को एक सर्टेन टाइम तक ही मौका दे सकते हैं। मुझे लगता है कि आप बांग्लादेश की पूरी सीरीज़ में उनको मौका दें, अगली सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ की है, उनको वहाँ पर खिलाएं। नहीं खेलते तो फिर आपके पास और खिलाड़ी मौजूद हैं। अब भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिलना चाहिए था, जिनको आपने मौका नहीं दिया, जो अपने मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनको अच्छे अंदाज में खिलाना चाहिए। सलमान मिर्ज़ा की मिसाल आपके सामने है। PSL की परफॉर्मेंस पर आपने उनको टीम का हिस्सा बनाया। पहले मैच में उन्होंने 2 आउट किए, सेकंड मैच में उन्होंने 2 आउट किए, 4 ओवर में उन्होंने 17 रन दिए, उन्होंने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया। फ़हीम अशरफ के बारे में आप कह रहे थे कि ये चला हुआ कारतूस है, इसको आप क्यों लेकर आ गए, इसका टाइम खत्म हो गया है। कल जिस तरह वो खेले, एक बार फिर आपको लगा कि आपके पास एक अच्छा ऑलराउंडर है, आपके पास एक टीम मैन है जो मुश्किल सूरत हाल में आपकी टीम को जो है वो उठा कर रख सकता है। तो आपको इन खिलाड़ियों को एतमाद देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक दिन किसी को खिलाएंगे, दूसरे दिन किसी के ऊपर एतबार करेंगे,
तो फिर ये मामला नहीं चलेगा। पसंद नापसंद से निकल कर आपको फैसले करने होंगे, आपको जनाब दोस्ती यारी से मिलकर फैसले करने होंगे, आपको सही अंदाज में अपनी सिमत का तयन करना होगा जो चीज़ें ठीक हैं, वरना जैसे पहले क्रिकेट चल रही थी अब भी वैसी चलेगी। बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती यारी से और इन ताल्लुकात से निकल के कोई फैसले करने पड़ेंगे, तभी सख्त फैसले होंगे तो परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं हमें बेहतर नजर आएगी। अच्छा जी, एशिया कप का मामला जो है वो बड़ा गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एशिया कप का होस्ट जो है वो इंडिया है, लेकिन ढाका में इसका इजलास होना है जुमेरात को। वो पार्टिसिपेशन के हवाले से भी स्केप्टिकल है और कुछ इजलास में, चूँकि हमें पता है टूर्नामेंट का शेड्यूल भी आना है, जगह का भी ऐलान होना है। ये पहले हमने बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारे फोरम्स पे मैनेज किया है याया साहब, अब हम इस एशिया कप वाले मामले को किस स्ट्रैटेजी के तहत मैनेज करने वाले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए अरमला हसन साहिबा, बात दरअसल ये है कि ये एक ऐसी हड्डी है जो उगली जा रही है न निगली जा रही है। हमने जो भारत के दांत खट्टे किए हैं जंग में, उनकी जो खाम ख्याली थी उनको जनाब हमने बता दिया कि यार आप चौधरी नहीं हैं एशिया के, हम हैं इधर, तो किसी खाम ख्याली में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब तक वो अपने ज़ख्मों को चाट रहे हैं और जहाँ जब उनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। तो अब क्रिकेट के मामले को आप देख लीजिए, आपने एशिया कप की बात की, बड़ा ज़ोर लगाया भारत ने कि एशिया कप का जो इजलास है वो बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का रवैया है या जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तमाम सूरत हाल में जो है वो स्टांस लिया है, उन्होंने हीले बहानों से अपने आप को फ़िज़िकली इस इजलास में शिरकत से दूर रखा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, जो कि एशियन क्रिकेट कौंसिल के सरबराह भी हैं, उन्होंने अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटे रहने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा नहीं, इजलास तो बांग्लादेश में ही होगा, ढाका में ही होगा, और ढाका में जिस तरह आपने बताया कि मुनक्किद होने जा रहा है, लेकिन भारत पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है कि जो वो चाहता है, जैसे वो चाहता है वैसे हो। बज़ाहिर इम्पॉर्टेंट इजलास है, लेकिन इस इजलास में बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़िज़िकली मौजूद नहीं होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वीडियो लिंक पर होंगे, लेकिन इस इजलास के फ़ैसले जो हैं उसका सबको इंतज़ार रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फ़ैसला तो ये है कि एशिया कप की तारीख़ का ऐलान होना। एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से बहुत सारे लोग जानने के मुतमन्नी हैं, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। मैच होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नुकसान एक तरफ का नहीं होगा, दोनों तरफ का होगा, और बाकी क्रिकेट बोर्ड भी जो है इस नुकसान का उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जाहिर है हम सिर्फ अपने नुकसान की बात तो नहीं करेंगे। अच्छा, ये आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान मैच का भी फैसला होना है, क्या सूरत है? अभी हम लेजेंड्स लीग का भी जिक्र कर लेते हैं जो हो रही थी, और जिसमें इंडियन जो साबिक प्लेयर्स हैं उन्होंने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी पे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि जी वो होंगे ग्राउंड में तो हम नहीं खेलेंगे, इवन वो ग्राउंड में भी नहीं चाहिए थे उनको। तो ये जो कीना परस्ती है या कह ले परवरी है इनकी, ये कहाँ इनको लेकर जाएगी? क्योंकि हमेशा इंडिया की जानिब से किया जाता है कि पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करते हैं स्पोर्ट्स को भी ये लोग। अरमला देखिए, एक लंबी तारीख़ है पाकिस्तान और भारत की, चाहे जंगो जदल का मैदान हो, चाहे खेल की बात हो। पाकिस्तान ने कभी खेल को सियासत के साथ नत्थी किया नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा खेल को, सियासत को अलग रखा है। खिलाड़ियों को मुल्क का सफ़ीर कहा जाता है, और पाकिस्तान ने हमेशा इन सफ़ीरों को मुश्किल हालात में भी भारत के साथ खेलने से मना नहीं किया। कभी खेल को पॉलिटिक्स के साथ जो है एक पलड़े में नहीं डाला। लेकिन भारत का हमेशा से यही तरीक़ाकार रहा है, और मेरे लिए कोई हैरानकुन बात नहीं है जो उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियंस लीग में पाकिस्तान टीम के साथ किया। उन्होंने कहा शाहिद आफरीदी ग्राउंड में भी होंगे तो हम नहीं आएंगे। तो बहुत सीधा सवाल यह है कि आपको नहीं पता था कि शाहिद आफरीदी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपको नहीं पता था कि शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं? आप इंडिया से टिकट कटवा कर इंग्लैंड पहुंचे, इंग्लैंड में आकर आपने प्रैक्टिस की, और मैच से चंद घंटों पहले आपने ये ड्रामा क्रिएट किया, तो आप खुद एक्सपोज हो गए। हमें कुछ कहने की और बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि एक्सपोज ही हो गए, और वही बात है, इंडिया से टिकट कटा के आ गए। ये नहीं पता था कि जिनके अगेंस्ट खेल रहे हैं वो सब पाकिस्तानी प्लेयर्स ही हैं। थैंक यू वेरी मच याया साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल हम बांग्लादेश के अगेंस्ट जो खेल रहे हैं, और याया साहब के मुताबिक कि हमें इस टीम के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम में कुछ ऐसे फैसले हुए जो कि सूटेबल नहीं थे, जो हमारी हार का भी बायस बने, और दूसरा जो एशिया कप के हवाले से
थर्सडे को जी ये ढाका के अंदर इजलास होने जा रहा है ACC का। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी कि इंडिया अपनी हर धर्मी से बाज आए और क्रिकेट के अंदर सियासत को ना लाए और एशिया कप जैसा टूर्नामेंट हो और ऐसे तरीके से हो। इसी उम्मीद के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। लाहौर के मौसम की बात करेंगे। सड़कों पे क्या सूरत हाल है, पानी कितना खड़ा है, कितना निकल गया है और इसके साथ साथ अभी बारिश हो रही है नहीं। हमारे साथ हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट है इकरा लियाकत, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। अब हमें ये बताएं कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है मौसम की और पानी की, दोनों की। जी बिल्कुल अमला, बात कर लीजिए मौसम की तो सबसे सवेरे मानसून जो है वो जमकर बरसा है और फिर जो लाहौर की सड़कें हैं वो भी जल थल हो गई हैं। इस वक्त मैं कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि 4 घंटे हो गए हैं बारिश को रुके हुए, लेकिन उसके बाद पानी जूं का तूं खड़ा है और वासा का अमला भी यहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है। अगर मुख्तलिफ शहरों की बात कर ली जाए जिनमें माल रोड है, जेल रोड है, गुलबर्ग, कैनाल रोड, इसके अलावा हमदर्द चौक, फैसल टाउन के जो इलाके वहाँ पर इस वक्त पानी खड़ा है और कच्चा जेल रोड पर भी यही कुछ सूरत हाल है कि वहाँ पर भी पानी है, आमदरफ्त मुतासिर हो रही है। लेकिन गाड़ियों पर जो चलने वाले हजरात हैं उनकी फ्राटें भरती हुई गाड़ियाँ गुजरती हैं तो पैदल चलने वालों के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। तो गाड़ी चलाने वालों को चाहिए कि वो अपनी रफ्तार कम रखें ताकि जो है पानी के छींटे पैदल चलने वालों पर ना पड़े। इसी तरह मोटरसाइकिल सवार भी जो हैं वो भी फराटे भरते हुए गुजर रहे हैं, नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है। और अगर मौसम की सूरत हाल की बात कर ली जाए तो सुबह सवेरे तो जो है मौसम इंतहाई खुशगवार था, लेकिन इस वक्त हबस की सूरत हाल पैदा हो गई है। सूरज ने भी आंखें खोल ली हैं और हल्के हल्के बादल भी हैं, मतलब अबर आलूद भी है और सूरज की सूरत हाल भी है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिश का सिलसिला है 25 जुलाई तक जारी रहेगा और आज भी जो है दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। PDMA ने अब कह दिया है कि जनाब अली आपने नशेबी इलाकों में सफ़र नहीं करना, सियाह जो हैं वो घरों तक महदूद रहे हैं, जबकि वासा की इंतज़ामिया जो है उसकी कारकर्दगी का पोल तो हमारे सामने ही है, हमेशा खुलकर सामने आता है। PDMA की जानिब से अलर्ट्स दी जाती हैं कि भाई आप लोग जो हैं अलर्ट हो जाएं, बारिश आने वाली है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती और जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो फ़ौरन मशीनरी को निकाल कर जो है वो चेक करना शुरू कर देते हैं कि मशीनरी हमारी चल रही है या नहीं चल रही। तो यहाँ पर भी जहाँ मैं कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के बाहर मौजूद हूँ तो ये चौक है और कैमरामैन दिखाई तो पीछे तक पानी हमें नज़र आ रहा है, लेकिन वासा की मशीनरी और वासा का 1-2 एहलकार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सिर्फ अपने हाथ में एक स्टिक लेके डंडा नुमा होती है जिसको लेके खड़े रहते हैं और ये अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि पानी निकल गया या नहीं निकल गया। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी अमला काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इकरा आप भी ज़रा सड़क से दूर होके खड़ी हो क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ गुजरती हैं। आई एम श्योर आप सही कह रही है कि गाड़ियों वाले बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं जो बाइक पे या पैदल जा रहे होते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप मौसम के हवाले से, पानी के हवाले से हमें सूरत हाल बता रही थी और आप भी खैर आफियत से आए ऑफिस और बड़ा मुश्किल होता है इस वेदर के अंदर रिपोर्टिंग करना। इकरा लियाकत जी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थी, हमें बारिश की सूरत हाल के हवाले से बता रही हैं और जो पानी की सूरत हाल है वो तो हमें कैमरे में भी नज़र आ रही है कि 4 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, लेकिन ठीक है अब क्या कह सकते हैं। अभी तो आए थे हमारे पास जो हुकूमती नुमाइंदे, वो कह रहे थे जी सब ठीक है, हमारे सारे मामला बिल्कुल ओके हैं। सो पता नहीं क्या ओके है, हमें तो नहीं नज़र आता, कुछ हद तक ओके भी है, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन ये जो हमारे सामने फुटेजेस हैं। अच्छा जी, कुछ हमने आगे जाके भी पॉलिटिक्स की भी बात करनी है और ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो सियासत पे कुछ गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब कुछ सियासत के हवाले से बात करेंगे। सियासत में 9 मई के केसेस हैं जिसमें PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद सुना दी गई है। यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, अहमद खान बुच्चर, अहमद चट्टा, बिलाल एजाज,
इन सबको जी 10-10 साल की जो कैद है वो सुनाई गई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है सरगोदा, उसने मियांवाली में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें 50 गवाहों के बयानात हुए, फुटेजेस के साथ शहादतों की रोशनी में फैसला सुनाया गया और रहनुमाओं समेत 36 कारकुनों को सजा सुनाई गई है। शेरपाव जो पुल है उस पर इश्तियाल अंगेज तकारीर हो, साथ साथ जलाओ घिराव हो। 8 मुलजिमों को सजा हुई है, 6 बरी हुए हैं। रात का ये फैसला सुनाया गया, सजा चैलेंज करेंगे ऐसा अहमद खान बुच्चर साहब ने भी कहा है। जमहूरियत को सजा हुई है, पीटीआई कह रही है, ये पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है और खैर मकदम भी करते हैं। बैरिस्टर अकील साहब भी कल एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के बात कर रहे थे कि ये सज़ा जो दी गई है। अच्छा जी, इस पे हम ज़रा तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त माजिद निज़ामी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। 9 मई के मुकदमात थे और जिसमें ये सज़ाएँ दी गई हैं। ये तमाम लोग जो कि ऑलरेडी जेलों के अंदर मौजूद हैं, उनको 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। आप क्या समझते हैं माजिद, इससे अभी चूँकि तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो उसको चैलेंज करेगी इन फैसलों को, लेकिन स्टिल धचका तो लगा है। जी बिल्कुल, और उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 1.5 साल से तकरीबन इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जब उनकी नताइज आएंगे, उनकी सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, तो फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर एक मुश्किल वक्त होगा। उससे पहले तो वो इस सारे मामले के अंदर एहतजाज भी कर रहे थे, जलसे जुलूस भी करते थे, क्योंकि ये मुकदमात ज़ेर समाअत थे। लेकिन अब चूँकि इनके फैसले आना शुरू हो गए हैं, तो इसके 2 मेरा ख्याल है कि असरात होंगे। एक तो वो तमाम लोग जो जेल में मौजूद हैं, उन तमाम लोगों को ये पता चल जाएगा कि उनकी किस्मत का फैसला हो चुका है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि वो तमाम रहनुमा जो जेल से बाहर हैं और उनको मुख्तलिफ मुकदमात में अगर सज़ाएँ सुनाई जाती हैं, तो फिर उन्हें जेल जाना होगा। उनकी जो सीट्स हैं वो सारी की सारी वो उनको डी-सीट किया जाएगा, फिर वहाँ पे इलेक्शंस होंगे, तो मुल्क के अंदर एक नया सिलसिला जो है वो शुरू होगा। तो अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ इसकी अपील के हवाले से, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट के मुकदमात थे, अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, तो तहरीक इंसाफ क्या तैयारी करती है, किस तरह से इन चीज़ों को आगे लेके चलती है, और क्या हाई कोर्ट्स जो हैं वो इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर भी करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक बड़ा मसला है। क्योंकि तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि उनके रिलेटेड जो अपील्स हैं उनको उस तरह से नहीं सुना जाता। तो इसलिए अभी तो आने वाले दिनों में मुझे तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है। दूसरी जानिब जब हम देखते हैं कि इमरान खान ने जो 5 अगस्त की डेडलाइन दी थी, उसमें अभी तकरीबन 10 से 12 दिन बाकी हैं, तो अगर हम इसको उससे भी मिला के देखते हैं तो पता ये चलता है कि उस हवाले से भी तहरीक इंसाफ को ऐसे बड़े शोज जो है वो करने की पोजीशन में नहीं होगी, क्योंकि अदालती मुकदमात की जानिब से सख्ती आ रही है। माजिद भी आपने ये बात की कि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने एक कैंपेन के या तहरीक के हवाले से भी बात की हुई है और 5 अगस्त की डेडलाइन है। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के हालात और मौजूदा जो क़यादत कह लें, जो कि मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट और सीनियर लोग यही कहते हैं कि क़यादत लेस इस वक्त तहरीक या जमात चल रही है, जिसमें आपस में इतनी इनके कंट्रोवर्सीज चल रही है, लेकिन उसके बावजूद अब जो लोग बाहर भी हैं उन पर भी मुकदमात हैं या उनको भी सज़ाएँ दी गई हैं, तो इस तहरीक के लिए उन लोगों का आना, और फिर जाहिर है जिन पे मुकदमात चल रहे हैं वो अपने इजला से दूसरे जगहों पे जाते हैं, मुकदमात की समातें करते हैं, उनके लिए इन तहरीकों में शामिल होना इत्सेल्फ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके मुताबिक जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने 5 अगस्त की डेडलाइन दी हुई है, वो इस पर दोबारा इसको रिकन्सिडर करेंगे या नहीं? जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि उसको पहले ही रिकंसीडर कर लिया गया था, जब हमने देखा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लाहौर आए और यहाँ पे उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की, जिसके अंदर बहुत सी उन्होंने जज्बाती बातें की, लेकिन उसके अंदर जो समझने वाला फिक्रा था वो यही था कि उन्होंने 5 अगस्त की बजाय 90 दिन का टाइम जो है वो दे दिया और बड़ी खूबसूरती से उस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो 5 अगस्त के हवाले से कोई बड़ी सरगर्मी नजर नहीं आती। हाँ, पंजाब के अंदर लाहौर में जलसे की दरख्वास्त दी गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अदालती फैसलों के आने की वजह से
तहरीक इंसाफ की तवज्जो जो है वो थोड़ी सी मुनकसिम होगी, तकसीम होगी, और वो अदालती फैसलों की जानिब से, और जो लोग जेल से बाहर हैं, मिसाल के तौर पर अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर का जो रोल है पॉलिटिकल तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा है, पंजाब असम्बली के अंदर वो एक फाल किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनको अगर सज़ा हो गई है तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए पार्लिमानी तौर पे भी काफ़ी मुश्किल होगी। तो ये समझना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पर मलिक अहमद खान ही हैं, उनका उस मुकदमे में 1 साल बाद नाम दाखिल किया गया। तो इस वक्त ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं कि वो तमाम लोग जो जेल से बाहर हैं और अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको भी इन मुकदमात की जद में आना पड़ेगा, और हो सकता है कि उन्हें भी मुश्किलात में से गुजरना पड़े। शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया है और अभी वही बात है कि ये तो अभी ट्रायल कोर्ट्स के मामलात हैं और तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो उसको आला अदालतों में इस फैसले को चैलेंज करेंगे, और आपने भी खुद भी कमेंट किया कि पता नहीं ये समाअत के लिए मुकर्रर किए भी जाते हैं केसेस या नहीं किए जाते, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, जिनके ऊपर मुकदमात नहीं भी हैं, वो भी इस सारे मामले को माजिद बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वही बात है कि हर एक का मुख्तलिफ स्टांस है, एक ग्रुप नज़र आता है, मुख्तलिफ इनफैक्ट ग्रुप्स हमें नज़र आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के विदिन भी। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, और शाह महमूद कुरैशी का जहाँ तक मामला है तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर अभी राय देना कबल अज़ वक्त इसलिए होगा कि सिर्फ लाहौर के अंदर 10 से ज़ायद 9 मई से मुतल्लिक FIRs और मुकदमात हैं। तो अभी देखना होगा कि बाकी मुकदमात में उनका क्या होता है। फिर पूरे पंजाब के अंदर सेंट्रल लीडरशिप के नाम हर तकरीबन FIR के अंदर डाले गए, तो इसलिए ये समझ लेना कि ये अगर वो एक मुकदमे में बरी हो गए तो कोई इसके पीछे कोई साजिशी कहानी है। हाँ, अगर वो 10 मुकदमात में बरी होंगे या उनकी जमानत होगी तो फिर हम इसके ऊपर कोई राय कायम कर सकते हैं। दूसरा जो अहम मामला है वो ये है कि वो तमाम लोग जो इस वक्त जेल से बाहर हैं, खसूसन अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर हैं, असद कैसर हैं, तो इनकी जानिब से 2 ऐसे कदम उठाए गए हैं कि जिनको हम देख के ये समझ सकते हैं। एक तो ये कि उन्होंने जो 5 अगस्त के बजाय 90 दिन की हिकमत अमली अपनाई है, और दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा सेनेट के जो इलेक्शंस थे उसके अंदर उन्होंने एक ऐसी हिकमत अमली वज़ा की कि जिसमें गवर्नमेंट और वहाँ की जो अपोजिशन है उसने बैठकर बात की और अपनी जो सेनेट की स्ट्रेटजी है वो वज़ा की। इससे पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने के लिए तैयार हैं, और अपनी तरफ से उन्होंने 1-2 चीज़ों के अंदर नरमी भी दिखाई है, और ऐसा तासुर दिया है कि अगर उनसे रियासत या रियासती इदारे बात करना चाहें तो वो इस वक्त बात भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे कदम भी उठा सकते हैं कि जिससे तहरीक इंसाफ को जो पहुंचने वाला नुकसान है उसमें कमी हो सके। अब आने वाले दिनों में एक तरफ ये सजाएं हो रही हैं और दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ का मुफाहमती गिरोह है, ये चीज़ों को कैसे लेके चलेगा, ये उनके लिए बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि पार्टी के अंदर से पहले भी उन पर प्रेशर रहता है और अब भी ये प्रेशर होगा कि एक तरफ तो रहनुमाओं को और कारकुनों को सजाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ बैकडोर मुज़ाकरात की बात हो, तो खासा उनके लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है, मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी जानिब माजिद निज़ामी साहब, एक और सवाल मेरा इमरान खान साहब के हवाले से है, क्योंकि ज़ाहिर है हम इस सारी सूरत हाल के अंदर देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कि अभी हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सेनेट के इंतखाबात है उसमें भी देखा कि बैरिस्टर गौहर ने ये स्टेटमेंट बल्कि इनफैक्ट क्लियर किया कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा नामजद किए गए थे, वो जो लिस्ट थी वो इमरान खान साहब ने ना उसमें कोई नाम तब्दील किया, और वो देखिए अप्रूव लिस्ट है। लेकिन उसके बावजूद विद इन द पार्टी इस बात पे बड़ा एतराज़ हुआ कि ये पार्टी के लिए उस तरह से मुतहरिक नहीं है, तो फिर इनको क्यों उस सारे इंतखाबात के लिए नामजद किया गया। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब का चूँकि डायरेक्टली रब्ता किसी से नहीं है, ना मीडिया से, ना पब्लिक से, ना ही किसी और चैनल से, तो जो कायद या जो लीडर जाकर उनसे जेल में मुलाकात कर रहे हैं वही उनकी तर्जुमानी करेंगे। लेकिन उनकी बातों में जब वो मिलकर आते हैं उसमें भी एक बहुत वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आता है। तो ये ना सिर्फ पार्टी के अंदर इबाहम पैदा कर रहा है बल्कि अवाम के अंदर भी कर रहा है, कहीं ना कहीं जो तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है। जी बिल्कुल, इस वक्त चूंकि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है और इमरान खान जेल में है, तो इसलिए उनको सियासी हिकमत अमली में किसी को नाराज करना सूट नहीं करता। तो इसलिए हम देखते हैं कि पार्टी के अंदर
वो अपने रहनुमाओं से अगर मुलाकात करते हैं तो फवाद चौधरी जो पार्टी में मौजूद नहीं है उनसे भी मिल लेते हैं। फिर उनके भाई फैसल चौधरी उनके वकील भी रहे हैं। तो इस वक्त वो पार्टी की जो धड़ेबंदी है उस पर ज्यादा काम करने के बजाय तमाम लोगों को साथ लेके चलते हैं। इसलिए सेनेट इलेक्शंस के अंदर जो नाम मौजूद थे जिनकी इमरान खान की जानिब से हमायत की गई या मंजूरी दी गई, तो उस मैं ये नहीं समझता कि जी कोई इमरान खान को इसमें बाईपास किया गया है। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं और माजी में भी उनके कई ऐसे फैसले रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कारकुनान की बजाय जो बड़े नाम हैं उनको तरजीह दी है, इलेक्टेबल्स को तरजीह दी है। तो इसलिए मुझे ये कोई अचंभे की बात नहीं लगती कि उनकी तरफ से मिर्जा अफरीदी या अनवारुल हक कादरी का नाम जो है वो सामने आया है। ये बिल्कुल उनकी मुशावरत से हुआ होगा। उसकी वजह ये कि वो दोनों को साथ लेके चलते हैं, नजरियाती कारकुनों को भी और जो बड़े नाम हैं उनको भी वो साथ लेके चलते हैं। तो इसलिए अगर कोई जज्बाती कारकुन ये समझ लेता है कि जी इमरान खान को बाईपास करके ये कोई फैसला किया गया, तो मैं इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी वजह ये कि इमरान खान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें ये चीज़ें बिल्कुल मौजूद हैं कि वो इस तरह के प्रैक्टिकल फैसले करते आए हैं। और सेनेट के अंदर इस दफ़ा भी ये प्रैक्टिकल ही फैसला किया गया है कि जिसके अंदर एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि एक तरफ मुराद सईद और फैसल जावेद जो है उनको सेनेटर मुंतखब आफरीदी जो है वो भी मौजूद हैं। मिर्ज़ा अफरीदी के हवाले से भी तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बड़ी बातें हुई और अभी मैं एक जगह पे इंटरव्यू भी देख रही थी, बल्कि इनफैक्ट एक चैनल पे मुख्तलिफ 3 तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो बैठकर बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब के फैसलों से विद इन द पार्टी बड़ा लोग एतराज़ कर रहे हैं कि वो उनके हक़ में नहीं है। और वही आपके वाली बात कि माजी में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उन्होंने अपने कारकुनान के ऊपर दीगर लोगों को तरजीह दी है, जिससे बहुत सारे लोग विद इन द पार्टी और वैसे भी ऑफेंड हुए हैं खान साहब से। जी बिल्कुल, चूंकि इस वक्त इमरान खान जेल में है तो कारकुनों की हमदर्दियां उनके साथ हैं और वो ये समझते हैं कि शायद वो असूली सियासत की जानिब या नजरियाती सियासत की जानिब वापस चले गए हैं। हाँ, उन्होंने इस जानिब एक सफर जरूर तय किया है, लेकिन अभी वो 100% उन मामलात में नहीं है। तो इसलिए वो कई ऐसे फैसले करते हैं कि जिसके अंदर हमें पता चलता है, मिसाल के तौर पर बाई इलेक्शंस की टिकटों के अंदर अभी कई दफा देखने में आता है कि जी टिकट्स किस तरह से दी गई। फिर इसी तरह सेनेट के जो बाई इलेक्शंस हैं उनकी टिकट्स का मामला है, मिशाल यूसुफजई की टिकट का मामला है। तो इस तरह के कई ऐसी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि जेल से भी वो करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो पार्टी के जज्बाती नजरियाती कारकुन हैं, शायद उन्होंने ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं अपने लीडर से और वो ये समझते हैं कि गुज़िश्ता 2 साल में बहुत कुछ तब्दील हो चुका है, इसलिए इमरान खान अपने नजरियात या असूलों पर वापस आ गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वो एक कॉम्बिनेशन बना के चलना चाह रहे हैं और इस वक्त वो चूंकि जेल में है तो अपनी पार्टी में किसी भी ग्रोह को नाराज नहीं करना चाह रहे, इसलिए वो सब ग्रोहों को कुछ ना कुछ तसल्ली भी देते हैं, उनको कुछ ऑफर्स भी देते हैं, टिकट्स के फैसलों में उनकी बात भी मानते हैं, जलसे जुलूस के लिए, ट्वीट्स के लिए भी फ्री हैंड देते हैं। तो दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट के ऊपर भी इजहार इत्मीनान करते हैं। तो इसलिए मेरी राय में जब तक वो जेल में हैं तो मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसे बड़े फैसले करेंगे कि जो बिल्कुल नजरियाती और असूली की बुनियाद पर हों, बल्कि वो एक कॉम्बिनेशन के जरिए अपनी पार्टी को चलाएंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच माजिद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से बात कर रहे थे जी। पीटीआई रहनुमाओं को जो 10-10 साल कैद हुई है, जो अभी ट्रायल कोर्ट्स का मामला है, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक वो उसको आला अदालतों के अंदर चैलेंज भी करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते हम आपको पाकिस्तान के एक इदारे की बेहतरीन काविश के हवाले से बताएंगे। कराची में जी बायोनिक मसनूई अज़्ना बनाने वाला एक और इदारा, जिसने गज़ा में इजराइली हमले में हाथ से महरूम होने वाली मासूम बच्ची को खुशियाँ लौटाई हैं और हाथ से महरूम जो बच्ची है उसका एहसास महरूमी को खुशी में तब्दील किया है। ये इदारा कैसे काम कर रहा है, इस बच्ची के हवाले से उन्होंने उसको कैसे हेल्प किया, आप इस रिपोर्ट में देखें और मैं आपसे मिलूंगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, नेमत का एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके पास वो नेमत जब उनसे छिन जाती है। नेमत
हर चीज़ की इंसान जितना शुक्र अदा करे इतना कम है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें इंसान को दी हैं उस पर इंसान को हर बार हर लम्हे शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हम एक ऐसे दायरे में मौजूद हैं जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं। लोग जो हादसाती तौर पे या पैदाइशी तौर पे या जिस तरह भी अगर वो माजूर हो जाएं तो उनको दोबारा ज़िंदा रहना, उनको चलना फिरना, उठना बैठना और इस्तेमाल करना उनको सिखाते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही नौजवान जो एक हादसे का शिकार हो गए थे। आप बताइएगा आपके साथ क्या वाक़या पेश आया था और दोबारा किस तरह से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आए? मुझे एक हादसाती तौर पर 11,000 वोल्टेज की तारों से करंट लगा था और बहुत सारे जब मैंने देखे हैं कि रोड एक्सीडेंट के अंदर भी आपकी या लेग्स या पाँव की डिसेबिलिटी हो जाती है या बाय बर्थ होते हैं तो उस खासकर उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। अब क्योंकि मैंने 25 साल तक दोनों काम अपने हाथों से करता था, फिर अचानक से हाथ चले गए तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंज था, क्योंकि कभी तसव्वुर ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा ज़िंदगी के अंदर भी कि मुझे विदाउट बहुत हैंड जो है वो सर्वाइव करना पड़ेगा। तो पहले तो ये तसव्वुर ही नहीं हो रहा था जहन के अंदर, और फिर जब हॉस्पिटल के अंदर ये ख़बर मिली और ये तमाम हादसात मेरे ऊपर गुजरे तो मैं तो डिप्रेशन के अंदर बिल्कुल चला गया था और ना उम्मीदी, और अब कैसे सर्वाइव करूँगा, कैसे खाऊँगा, कैसे दोबारा माशरे के अंदर सर्वाइव करूँगा। और फिर हमारी सोसाइटी के अंदर क्योंकि लोग इतने एजुकेटेड नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। वो जब मुझे फेसिंग होते थे तो मतलब ऐसा लगता था जैसे कि आपका ना अंदर का कलेजा फट के बाहर आ जाता है। तो लोग इस चीज़ को समझ नहीं सकते ना। तो क्योंकि जो मेरे ऊपर गुजर रही थी उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट था। और फिर मैं जब अल्लाह से आप कनेक्टेड होते हैं तो आप अल्लाह से पूछते हैं कि यार कि मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता खोल, कोई दरवाज़ा कि जहाँ से मैं दोबारा जो एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सकूँ, नहीं तो कम से कम लोगों की इन टॉन्टिंग वर्ड से या उन जुमलों से बच सकूँ जो लोग हमें देख कर जो है वो बोला करते थे। तो बहुत स्ट्रगल थी मेरे लिए। बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन के। तो ये वो बंदा ही सोच सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो या जो इस तमाम मुश्किल वक्त से गुजरा हो। और फिर जब इन तमाम वक्त से गुजर रहा था अपने एक स्ट्रगलिंग फेज से, तो तब मैंने नेट के ऊपर सर्च किया बायोनिक्स का अदारे के बारे में। जब मुझे पता चला आई वॉज़ रियली हैप्पी कि यार इस तरह का अदारा है कि जो इस तरह के जो है वो हाथ लगाता है, ठीक है। तो इस बायोनिक्स अदारे के पास आया, इन्होंने मेरा पूरा प्रोसेस स्कैनिंग वगैरह किया। मुझे मतलब एक हफ़्ते के अंदर अंदर मेरे जो भी रिक्वायरमेंट थी इन्होंने अपना मुकम्मल करके मुझे रोबोटिक हाथ लगा दिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बायोनिक्स काम लग जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वाकई चेंज हुई है और बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। ख़ासकर लोगों की डॉन्टिंग वर्ड से अब मुझे वो सुनने को नहीं मिलते और बहुत सारे काम जो है वो मैं विदाउट हेल्पिंग जो है वो कर लेता हूँ। स्पेशली अपने खाने पीने के हवाले से बहुत सारे काम मैं ख़ुद कर लेता हूँ। ट्रैवलिंग विदाउट एनी हेल्प जो है वो अकेले कहीं भी कर सकता हूँ। और ऑफ़िस आना जाना विदाउट जो है वो कर लेता हूँ। ऑफ़िस में भी किसी थर्ड पर्सन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी फ़र्क पड़ा है और बहुत ज़िंदगी चेंज हुई है मेरी। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ये थे नौजवान जो अपने दोनों हाथ खो चुके थे, लेकिन अब जिनके हाथ लगने के बाद से वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ आ गए हैं। अपनी नॉर्मल रूटीन में तमाम काम वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जी।